जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 57 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं और 58 नंबर मैंने होमवर्क में दिया था। यहीं से दोस्तों आज स्टार्टिंग करेंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों सभी प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यदि नहीं मिला तो दोस्तों इसी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो व्याख्या बहुत ही ध्यान से दोस्तों सुनिए। अभी तक मैंने टोटल 5 पार्ट कराए हैं। ये पार्ट दोस्तों कौन सा होगा? छठा, 6 नंबर होगा। दोस्तों गला हमारा खराब, मैंने कल भी आपको बताया था कि गला खराब है, खांसी वगैरह आ रही थी, तो कुछ आराम है। फिर भी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी, क्लियर नहीं आ रही होगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की क्लास लेता रहूँ, जिससे आपकी तैयारी शानदार तरीके से होती रहे। ठीक है, 4th सेमेस्टर है, कतई इसमें लापरवाही बरतने वाली नहीं है। तो दोस्तों आप सभी मित्र बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, वीडियो को आप सभी मित्र शुरुआत में ही अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। 58 क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा विद्यालय की बास्केट बॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या अंक हैं। 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 13 के बाद 10 है, 13, 10, 10 के बाद 20 और फिर 22, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हो गए। ऑप्शन दे रखा है, देखिए 4 ऑप्शन है, आ, फिर बा, फिर सा और फिर दा। इन चारों ऑप्शनों को बहुत ही ध्यान से देखिए। अच्छा, आपसे पूछा क्या है? मैच के अंकों की माध्यिका बताओ। मैच के अंकों की माध्यिका बताइए। माध्यिका बताओ, ये आपसे जानना चाहता है। ऑप्शन क्या है? आ है 13.5, फिर 11, फिर 9, फिर 11.5। अब ध्यान समझिएगा। देखिए माध्यिका निकालने का मैंने कहा था, जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले जो आंकड़े आपको दे रखे हैं, इन आंकड़ों को आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में। तो हम क्या कर रहे हैं? आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। सबसे छोटा कौन सा है? 8, फिर 9, फिर 8, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद, अच्छा 10 2 बार दिया हुआ है, हाँ 10 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और 13 के बाद भैया कितना है? 19, 19 के बाद 22। काउंट करिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। अच्छा एक छूट गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 2 बार है और फिर 10 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 13 हो गया और 13 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 20, फिर 22। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। देखिए आंकड़ों को काउंट जरूर कर लीजिए। देखिए माध्यिका निकालने का, अब देखिए यहाँ पर आपको सम विषम नहीं ध्यान देना है। जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, एक पीछे से आंकड़ा काटिए, एक आगे से, एक आगे से एक पीछे से, फिर एक आगे से एक पीछे से, फिर एक आगे से एक पीछे से, फिर एक आगे से एक पीछे से। देखिए 2 डेटा बचेंगे, इन दोनों डेटाओं को ऐड कर लीजिए, 11 + 12 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस सबसे आसान है। तो 11 और 12 कितना हो गया?
23 हो जाएगा भाई। 2 1 3, 1 2 23/2, इसको भाग करोगे 2 से तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 11.5 है। साल करने पर 11.5 इसकी माध्यिका होगी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। परंतु यही प्रश्न यदि अति लघु में आता या लघु उत्तरी में आता 2 नंबर में तो कैसे करते? देखिए डेटा तो आपके पास ही लिखा है यहाँ पे, ये तो आपने लिख लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए जब पदों की संख्या कितनी n पदों की संख्या n कैसी है यहाँ कितनी 10 है, और 10 कैसी सम संख्या की विषम संख्या, इवन नंबर की आड नंबर, तो आप कहेंगे सर सम संख्या है। और जब सम संख्या होती है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर जो होता है क्या होता है? n/2वां पद या n/2 में पद का मान ऐसे लिखते हैं, प्लस n/2 + 1वां पद या वे पद का मान ऐसे भी लिखते हैं, और पूरे के बटे में 2। अब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी 10, तो 10/2वां पद सुनते रहिएगा, और प्लस ब्रैकेट में 10/2 + 1वां पद, ठीक भैया, और अपान में कितना 2 हो गया। अब देखिए 2 1 2 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 5 10 हो गया। तो आप क्या पाएंगे? पांचवां पद, और प्लस देखिए 5 + 1 तो छठवां पद, या छठवें पद का मान ऐसे भी लिखते हैं, और अपान में 2। अब काउंट करिए पांचवा, देखिए 1 2 3 4 5 11 आया, और छठवां पद कौन सा 12 आया, तो 11 + 12/2 तो 23/2 ही तो आया, और 23/2 मतलब कितना 11.5। अभी मैंने जो 60 तरीका बताया था वो आपको इतना लंबा करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्टिव में आया तो जो मैंने तरीका बताया उससे लगाने बहुत ही बेहतर रहेगा। अगला देखिएगा 59 नंबर। 59 दोस्तों आपसे कह रहा है 59, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है क्या? किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज तो उसके सम्मुख कोण होते हैं। कैसे? पहला ऑप्शन है पूरक, दूसरा ऑप्शन है समपूरक, और न्यून कोण, और लास्ट है अधिक कोण। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा है, ध्यान से इसको देखिएगा। तो भैया आपसे कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज आप जानते हैं, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु क्या होते हैं? वृत्त पर स्थित होते हैं, A B C और D, ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण से कोण A और C होते हैं, कैसे होते हैं, और कोण B जो है वह कोण D कैसे होते हैं। तो आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का कोण A + कोण C है, इनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, और कोण B + कोण D इनका भी योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसे कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। सुना है क्या? जब दो कोण आपस में ऐड किए जाएं और उनका योगफल 180 आएगा तो ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों को जोड़ें उनका योगफल, जैसे एक 30 डिग्री हो और एक क्या हो जैसे 60 डिग्री हो, तो 30 साथ जोड़ोगे तो 90 आएगा, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? पूरक कोण होंगे। जैसे एक मान लेते हैं 90 डिग्री है, तो एक आपके पास दूसरा भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? हमारे संपूरक कोण होगा। एक मान लेते 110 है और दूसरा हमारा कैसा है? दूसरा हमारा 70 डिग्री है, तो 110 70 जोड़ोगे तो ये दोनों कैसे आएंगे? 180 आएंगे, ये दोनों कोण हमारे कैसे? संपूरक होंगे। तो जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर संपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर तो पूरक कोण। न्यून कोण आप जानते हैं, इसमें न्यून कोण में क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? न्यून कोण में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो और क्या हो? 90 डिग्री से छोटी होती है, तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। और अधिक कोण में क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो? बड़ी हो और 180 डिग्री से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं?
चलिए अगला आप देखिएगा प्रश्न 60 नंबर, 60 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 60 कहता है चक्रीय चतुर्भुज के, ये तो अभी कराया प्रश्न, खाली बस भाषा चेंज है। चक्रीय ऑप्शन मतलब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। सम्मुख कोणों का योग होता है, ये तो आप जानते हैं, योग होता है। ऑप्शन देखिएगा भैया, पहला ऑप्शन आपके पास 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपके पास 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपके पास 100 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन 360 डिग्री। तो आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, अभी बताया थी कोण ए और कोण सी जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी जोड़ेंगे तो योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा, कई सारे प्रश्न इसमें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो आपको बहुत ध्यान से पता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है 60 के बाद 61 आपसे कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित है 61 प्रश्न। 61 कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के कितने बिंदु, चक्रीय चतुर्भुज के कितने बिंदु वृत्त पर होते हैं। वृत्त, बहुत आसान प्रश्न, वृत्त पर होते हैं। आपसे जानना चाहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के कितने बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 एंड चौथा 4 कह रहा है। तो सिंपल सा प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के कितने बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो आप देखते हैं 1, 2, 3, 4 ही बिंदु है, चक्रीय चतुर्भुज 4 बिंदु वृत्त पर होते हैं, तो इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं, है कि नहीं, आसान है ना। चलिए अगला 62 62 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है 62, ठीक है, कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय, बढ़िया प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। पहला मध्यमान मतलब औसत, समांतर माध्य इसको कहते हैं। अगला है माध्यांक मतलब मध्यांक, और अगला है बहुलांक मतलब बहुलांक, और अंतिम है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से इसको नोट करिए, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति होता क्या है, आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास उनकी जो पाए जाने की जो उनकी प्रवृत्ति होती है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या, आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उनकी जो प्रवृत्ति होती है वह केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। सिंपल से समझिए, जैसे किसी एक बच्चा है, एक लड़का है, उसके बारे में जो भी जानकारी है कि पढ़ने में कैसा है, उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है, हाँ, तो उसके लड़के के बारे में जो जितनी भी जानकारी मिलेंगी वो केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कह सकते हैं उसको, सामान्य भाषा में यदि हम बोलना चाहें तो। वैसे तो मैंने बताया क्या, किसी मतलब आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो भैया जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है 3 तरीके से की जा सकती है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। एक तो मध्यमान, मतलब मध्यमान का मतलब यहाँ पर क्या है, मध्यमान कह लें, या इसी को हम कहते हैं क्या, माध्य, और इसी को हम कहते हैं समांतर माध्य भी लिखते हैं, समांतर माध्य। ध्यान रखिएगा ये इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है। माध्यांक मतलब माध्यिका, माध्यांक है या माध्यिका का है, बात एक ही है। और बहुलांक मोड,
हाँ, और तो ये तीनों होते हैं ये उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या उपयुक्त सभी। और इसको एक नाम और कहते हैं भूइष्ठक। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुलक को बहुलांग को भूइष्ठक भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिए, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि बहुलांग को कहते हैं भूइष्ठक भी कहते हैं। क्या भूइष्ठक भी कहते हैं, बहुलांग भी कहते हैं, बहुलक भी सामान्य भाषा में लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला 62 के बाद 63 नंबर देखिएगा 63। 63 आपसे कह रहा है, ध्यान से 63 कहता है आपसे गुणात्मक वर्गीकरण। आसान प्रश्न है भी। वर्गीकरण में वर्गों, गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होता है? तो ये भी सिंपल सा है। गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? तो पहला कहता है विवरण के आधार पर ऑप्शन है। ऑप्शन आपसे कह रहा गुणों के आधार पर। अगला देखिएगा मात्रा के आधार पर। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो भैया ध्यान समझिएगा, देखिए उपर्युक्त सभी देखकर तुरंत उपर्युक्त सभी पर टिक मत कर दीजिएगा। गुणात्मक नाम से गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का जो निर्माण किसके आधार पर होता है? नाम से इसका गुणात्मक यानी गुणों के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बावला। गुणों के आधार, गुणात्मक वर्गीकरण क्या होगा? गुणों के आधार पर होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है 63 के बाद 64 64। 64 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ये देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। मध्यमान मतलब औसत की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन m = सिग्मा f(x²/n). अगला है m = सिग्मा x/n। अगला है m = सिग्मा x²/n। और अंतिम है m = सिग्मा f(x²/N). तो ध्यान सुनिएगा, आपसे पूछा मध्यमान। अभी मैंने बताया मध्यमान का मतलब क्या कह रहा है? माध्य, समांतर माध्य की बात करता है। जो आपको पता है जब समांतर माध्य निकालते हैं तो समांतर माध्य, खाली समांतर माध्य, इसी को हम m से लिखते हैं। ये होता है पदों, जो पदों की संख्या, पदों का योग, सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, इसे परिचित हैं। सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य को मीडियन क्या कहते हैं? मीन कहते हैं ना। तो मीन m से रिप्रेजेंट करके इसलिए देखिए सब में m है। सभी पदों का योग, देखिए योग का जो सिंबल होता है ये सिग्मा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। m टाइप लग रहा है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये योग का जितने सारे पद हों सभी को जोड़ने के एक साथ लिखे सिग्मा लिखते हैं। और यदि इसमें देखिए x दिया है तो x लिख लेते हैं, और पदों की संख्या को कैपिटल N से लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? m = सिग्मा x/n। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। देखिए यहाँ x² है, यहाँ कैपिटल X² है, यहाँ f कैपिटल X²। तो कुछ नहीं, सिर्फ क्या होगा? m = सिग्मा x/n। ठीक है, समांतर माध्य मतलब वही मध्यमान को ही समांतर माध्य कहते हैं। ध्यान रखिए, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो ध्यान रखिए, बढ़िया प्रश्न है। अगला आपसे कह रहा है 65 नंबर 65 आपसे कहता है निम्न
संख्याओं, अच्छा ये मैंने सूत्र रिपीट रब कर दिया, वही सूत्र आ गया। निम्न संख्याओं का मध्यमान है। देखिए नाम चेंज करना, मध्यमान है, देखो मध्यमान है, माध्य जिसको कहते हैं। संख्याएं दे रखी है आपको 6, 8, 9, 13 और 14, मतलब औसत निकालना है इनका, समांतर माध्य निकालना है। तो 11 ऑप्शन है, फिर 12 है, फिर 10 है और फिर 9। तो आप पाएंगे इन सभी को जोड़ो। क्या अभी मध्यमान आपने देखा, समांतर माध्य पदों की सभी पदों का योगफल, तो 6 + 8 + 9 + 13 और +14 और बटे कुल पदों की संख्या तो कितनी, 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या मध्यमान निकलना है, m बराबर, अभी आपने पढ़ा m बराबर क्या, सिग्मा x अपान कैपिटल N। जोड़िए तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 6 8 14 और 14 9 23 और 23 3 26 4 30, असले 3 4 5 50 बटे 5, यानी कि 5 एकम 5 5 10 50, m इक्वल टू आपका 10 आया जाके, यानी कि निम्न संख्याओं का मध्यमान कितना होगा, 10। ऑप्शन नंबर तीसरा सा वाला सही हो जाएगा। अगला 66 नंबर 65 हो गया। 66 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा, देखिए आवृत्ति आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है, तो बहुत आसान है, पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो ध्यान समझिएगा। आपके पास ऑप्शन क्या है, पहला मध्यमान मतलब माध्य यानी कि समांतर माध्य, दूसरा मध्यांक मतलब माध्यिका, चौथा है बहुलांक मतलब बहुलक, और अंतिम है आपके पास उपर्युक्त सभी। अब ध्यान समझिएगा, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आपसे जानना चाहता है क्या कि जो आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है, आपको पता है उसे कहते हैं, जब आंकड़े डेटा दे रखे होते हैं और उसमें जिस आंकड़े की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ध्यान होगा, जिस आंकड़े की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, यानी कि बहुलांक। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सा वाला सही हो जाएगा। चलिए नोट करते रहिए फटाफट। अगला दोस्तों आपसे कहता है 67 नंबर 67 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 67 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आपसे कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है, केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है। ध्यान रखिएगा, इस सीटेट में प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे आपके भी एग्जाम में आ सकता है, पर
सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। काल्क एवं सकाडे ने। अगला है सिम्पसन एवं काफ्का ने। अगला है रास ने। और चौथा है मैकाले। रास ने, मैकाले ने। इसको भाई ध्यान रखिएगा, इस परिभाषा को जो है रास ने दिया। ठीक है, किसने दिया है? रास ने दिया। क्या केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी? क्या केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है, यह परिभाषा किसने दी? रास ने दी। ठीक, इस परिभाषा को ध्यान रखिएगा। अगला 67 के बाद 68 नंबर 68 देखिएगा। 68 नंबर आपसे कह रहा है 68 मध्यमान थ्योरिकल प्रश्न बहुत है। मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? पहला सरल विधि है। दूसरा अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर है। अगला है तुलना संभव है। और अंतिम है उपर्युक्त सभी। तो ये बढ़िया प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है। देखिए मध्यमान क्या? सरल विधि। मध्यमान निकालना, समांतर मान निकालना एक सरल तरीका है कि नहीं? सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। और अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर है। अंकगणितीय भाई ऐड करते हो तो अंकगणितीय पद्धति पर तो ही है। और तुलना भी संभव है, इसलिए उपयुक्त सभी। मध्यमान क्या? तीनों कारण जो हैं वो लाभकारी है। अगला 69 दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बढ़िया प्रश्न है। बहुलांक मतलब बहुलक की बात कर रहा है। बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। अन्य नाम से जाना जाता है। बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? बहुलक। ये तो जानते हैं भाई बहुलांक। अगला भूइष्ठिक, अभी बताया था भूइष्ठिक। अगला मोड, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और अंतिम है उपर्युक्त सभी। तो इससे तो खूब परिचित हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? आपको पता है, क्या पता है कि बहुलांक को हम बहुलक भी कहते हैं, भूइष्ठिक कहते हैं, अभी बताया। मोड इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा 70 नंबर 70 नंबर क्या कह रहा है? 70 नंबर दोस्तों आपसे कहता है प्रश्न, अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र है। क्या? अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र है। मध्यांक की बात कर रहा। पहला ऑप्शन है m = n+1/2वां पद। अगला m = n+2/2वां पद। अगला है m = n-1/2वां पद। और अगला है m =
n+1/2 देखिए दो ऑप्शन सेम सेम आपको मिल गए हैं, आ वाला और दा वाला। यहाँ m=n+1/2 m=n+1/2। अभी बताता हूँ, देखिए अव्यवस्थित प्राप्तांकों से माध्यांक की गणना, मतलब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आपको पता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए दो फार्मूले होते हैं। एक क्या होता है जब पदों की संख्या सम हो, और एक क्या होता है जब पदों की संख्या विषम। सम के लिए अभी मैंने बताया था n/2 वहाँ पद हाँ, और प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1वां पद, या वे पद का मान भी ले सकते हैं, और अपान में क्या 2। ये जब पदों की संख्या सम होती तब, और जब पदों की संख्या विषम होती भैया है, इसकी संख्या विषम पदों की संख्या, तब माध्यिका का जो फार्मूला होता है वह होता है क्या, n+1/2वां पद या 2वें पद का मान। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल N यूज किया गया है, माध्यिका को M से लिख लेते हैं। तो क्या कैपिटल N प्लस स्मॉल n कैपिटल N, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, /2 वहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। m = n+1, ये विषम की बात कर रहा है, यहाँ सम वाला लिखा होगा, सम की बात कर लेते हैं। पर यहाँ भी देखिए m = n+1/2। जब भी आप हो सकता है कभी धोखे से, पहली बात मिस्टेक बहुत कम होती है, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, तो आप चाहे इसको टिक कर दीजिए चाहे इसको टिक कर दीजिए, कोशिश करिए पहले वाले को ही टिक करें, ठीक है। मैं इस ऑप्शन को बदले दे रहा हूँ, दा वाले को यहाँ पर कर दे रहा हूँ m-n-2/2 वहाँ पर, ठीक है। फिर फिलहाल ध्यान रखिएगा ये पवन सीरीज में n+1/2 वहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगला 70 के बाद 71 नंबर देखिएगा, 71। 71 नंबर क्या कह रहा है आपसे, 71। 71 नंबर आपसे कह रहा है भैया आंकड़ों 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक होगा, ये तो सिंपल सा है, का बहुलक होगा। ऑप्शन देखिएगा, पहला 9, दूसरा 12, तीसरा 10 और चौथा 13। आपको बताना है इसमें से कौन सा बहुलक होगा, ठीक है। तो बताइए, सिंपल सा है, आपको पता है जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है, देखिए यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो जो सबसे ज़्यादा आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही उसका बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 71 के बाद 72 नंबर, 72। 72 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 72 नंबर, 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। ऑप्शन देखिए भैया, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 10, दूसरा 12, तीसरा 9, चौथा 13, ठीक है। अब आपको देखना 10 विद्यार्थियों द्वारा, अच्छा प्राप्त किए वो भी तो लिखे आंकड़े हैं। आंकड़े क्या है आपके पास, 9, 10, 12, 10, 13, 12, 10, 12, 10 और 9। आपको पता जब भी बहुलक निकालना हो, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार रिपीट होगा, है कि नहीं, वही उसका बहुलक होगा। देखिए 10 1 2 3 4 बार 10 आ रहा, और 12 1 2 ही बार आ रहा, बाकी सब एक ही बार आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। कि 10 सबसे ज़्यादा बार 4 बार रिपीट हुआ, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा। 72 के बाद आप देखिएगा 73 नंबर, 73 आपसे कह रहा है 73 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम पांच अभाज्य
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। बहुत बढ़िया प्रश्न है। संख्याओं, ये अतिलग्न में भी आ सकता है कि माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका है। पहला ऑप्शन देखिएगा आपके पास 6.2, दूसरा ऑप्शन है 5.6, तीसरा ऑप्शन 5.0 एंड चौथा ऑप्शन 3.0। ठीक है, नोट करिए। तो इसमें बताना प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। बहुत ही आसान है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो आपको पता है एक जो है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, यानी कि 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 नहीं, 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। और प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो आपको पता है माध्यिका निकालना। तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? ये देखिए 5 है तो विषम संख्याएं हैं, तो ठीक है। क्या मैंने आरोही क्रम में लिखा, तो पहला पद काटो, दूसरा काटो, पहला काटो, दूसरा काटो, क्या 5 आया। देखिए ऑप्शन नंबर 7। ये मैंने तरीका आपको बताया माध्यिका। दूसरा क्या है? जब पदों की संख्या विषम होती है, तो अभी मैंने बताया था क्या n+1/2वां पद या वे पद का मान। तो n कितना यहाँ पर है भाई? प्रथम 5 का था ना, तो 5 तो कितना 5 + 1/2वां पद। देखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। तो यानी कि 5/2 मतलब 6/2वां पद। तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी कि 3वां पद। तीसरा पद काउंट करिए, तीसरा पद 1, 2, 3, 5 ही तो आएगा। तो 5 हमारी माध्यिका हो जाएगी। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। 74 नंबर देखिएगा 74। 74 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 74 सेक 30 डिग्री का मान होता है, मान होता है। सेक 30 डिग्री का मान होता है। बढ़िया प्रश्न है। रूट 3/2, 2/√3 और 1/√3 एंड कितना √3। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही हो उसको टिक करिएगा। इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए भैया, जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ उसका जो व्याख्या दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए अच्छे हैं। कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए किसी भी प्रश्न को हल्के में कतई मत लीजिए। आगे के प्रश्न दोस्तों कल की क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिए। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।